सो स्टूडेंट्स, अगर हम लेज़र प्रिंटर की बात करें तो लेज़र प्रिंटर की वर्किंग समहाउ सिमिलर है फोटोकॉपियर मशीन की तरह ही है। सो स्टार्ट में अगर आप लाइन को देखें, फर्स्ट लाइन को, तो यहाँ पे मेंशन है लेज़र प्रिंटर वर्क इज लार्जली ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड ज़ेरोग्राफी। लेज़र प्रिंटर जो है ये एक प्रोसेस के थ्रू काम करता है जिसका मतलब है, जिसको हम नाम दे रहे हैं ज़ेरोग्राफी। ज़ेरोग्राफी एक्चुअली इसका मतलब ये है कलर राइटिंग। ज़ेरोग्राफी का मतलब है कलर राइटिंग। सो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, इसका प्रोसेस समहाउ सिमिलर है टू द फोटोकॉपियर मशीन। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी हम वर्किंग सीख लेते हैं, कैसे काम हो रहा है। तो अगर आप इसकी डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास उसी तरह फोटो रिसेप्टर या फोटो कंडक्टर ड्रम है, जिस तरह वहाँ पे था, सेम टू सेम उसी तरह का ड्रम है। ऊपर हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, इसको यहाँ पे हमने नाम दिया है कोरोना वायर। यहाँ पे भी कोरोना आ चुका है, तो इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को हमने नाम दे दिया कोरोना वायर। अब ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड एक्चुअली करेगा क्या, इस सारे ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। ये जो फोटो रिसेप्टर ड्रम है, इस सारे ड्रम को क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज दे देगा इसको। फिर क्या होगा, हमने जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है उसकी कमांड हम देंगे कंप्यूटर के थ्रू कि जी इसको प्रिंट कर दो। अब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। इसी वजह से आप देखते हो कि जब हम नया प्रिंटर लेते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल किया जाता है, सॉफ्टवेयर ही सारा काम कर रहा होता है एक्चुअली। अब क्या होगा, हमने प्रिंट की कमांड दी, अब क्या होगा कि एक लेजर स्कैनिंग यूनिट है, वहां से शार्प बीम ऑफ लेजर एमिट होगी और फिर वो मिरर से पास होगी, मिरर से पास होके वो ड्रम के ऊपर फोकस हो जाएगी। अब क्या होगा, जहां पे लिखाई नहीं करनी, जहां पे लिखाई नहीं करनी, वहां से ये लेजर बीम उन पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर देगा। दोबारा से बता रहा हूं, जहां पे हमने राइटिंग नहीं करनी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पाक लिखा हुआ है, तो जहां पे पाक का शेडो होगा वहां पे ये लेजर बीम इफेक्ट नहीं करेगी। और जहां पे पी, फर्ज करें पी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी पी लिखा हुआ है, देखिएगा जरा, तो मैं कह रहा हूँ जी ये पी लिखा हुआ है। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे पी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट तो ब्राइट के अंदर है ना, ये वाला जो पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, लेजर बीम पड़ेगी और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उनको रीड कर देगी, उनको खत्म कर देगी। लेकिन जहाँ पे ये पी लिखा हुआ है उन पॉइंट्स को ये डिस्टर्ब नहीं करेगी, वहां पे पॉजिटिव चार्ज उसी तरह पड़ा रहेगा, जिस तरह हम लास्ट टॉपिक के अंदर भी देख के आए। सो ये सारा काम कौन करा रहा है, अब यहाँ पे कोई शेडो वाला चक्कर नहीं है कि जी शेडो पड़ेगा जिस तरह फोटोकॉपियर में हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो जब हम प्रिंटर की बात करते हैं तो हमने तो कोई डॉक्यूमेंट रखा ही नहीं है, तो शेडो कहाँ से आएगा। एक्चुअली ये कंप्यूटर सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू उससे काम करा रहा है, उसको गाइड कर रहा है कि यहाँ पे ये ब्राइट एरियाज रखने हैं, यहाँ पे ये डार्क एरियाज रखने हैं। जहाँ पे ब्राइट एरियाज हैं वहाँ पे लेजर बीम को अलाउ कर रहा है कि वहाँ से पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर दे, और जहाँ पे लिखाई चाहिए वहाँ पे लेजर बीम एक्ट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं P लिखा हुआ लाना चाहता हूँ पेपर के ऊपर, तो जहां पे ये P लिखा हुआ है वहां पे सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस उसी तरह पड़े रहेंगे। लेकिन आसपास जहां पे ब्राइट है वहां पे क्या हो जाएगा,
ये लेजर बीम उन पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर देगी, उन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगी, खत्म कर देगी। अब देखिए क्या होने वाला है आगे। तो एक इमेज क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज बन गया उस डॉक्यूमेंट का। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे है एक टोनर कोटेड रोलर, ये टोनर कोटेड रोलर है, इसके ऊपर वही पाउडर शेप इंक पड़ी हुई है, इस रोलर के साथ चिपकी हुई है, और इस पर्टिकुलर टोनर को हमने नेगेटिवली चार्ज किया है। इसको हमने क्या किया है, नेगेटिवली चार्ज। अब जहां पे लिखाई हुई है वहां पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और ये टोनर, इसके पास कौन सा पाउडर के पास चार्ज है, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज और जाके जहां पे लिखाई हुई है, जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टिक हैं, उनके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो अब जो पर्टिकुलर पाउडर शेप इंक है वो इस पी के ऊपर आ चुकी है ना, क्योंकि पी के पास पॉजिटिव चार्ज था और टोनर के पास नेगेटिव चार्ज है। ये इंक जाके पाउडर इंक वहां पे चिपक गई। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हमने इस इंक को ट्रांसफर करना है पेपर पे, इस पाउडर को ट्रांसफर करना है पेपर पे, टोनर को। तो हम वही वाला प्रोसेस करेंगे लास्ट टाइम वाला। अब हम क्या करेंगे कि पेपर को ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे, लास्ट टाइम भी हमने यही किया था। अब हम क्या करेंगे, पेपर को ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। तो मुझे बताएं, ये टोनर पी से हट के फिर किधर चला जाएगा, जाहिर सी बात है पी जहां जहां पे लिखा हुआ है वहां वहां पे टोनर था ना। अब वो टोनर, वो पी उठ के कहां पे चला गया, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज पेपर के पास चला गया। फिर ये ड्रम घूमेगा, पेपर साथ ही उसके साथ रोल होगा। आगे प्रेशर ब्लोअर्स लगे हुए हैं, हॉट ब्लोअर्स लगे हुए हैं, उनमें से ये पेपर पास होगा और फिर ये प्रिंटेड पेपर हमारे सामने आ जाए। सो दैट इज द पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर द लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में आपने देखा स्टूडेंट्स कि हम जो है वो लेजर बीम यूज कर रहे हैं, और फोटोकॉपियर में हम क्या यूज कर रहे थे, ऑर्डिनरी लाइट यूज कर रहे थे, उसके थ्रू हम इमेज बना रहे थे। यहाँ पे इमेज बन नहीं रहा, यहाँ पे कंप्यूटर गाइड कर रहा है लेजर को कि आपने ड्रम के ऊपर कहाँ कहाँ पे जाके स्ट्राइक करना है। तो कहाँ कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, जहाँ पे हमें दिखाई नहीं चाहिए उन एरियाज को जाके ये लेजर बीम स्ट्राइक करेगी, और वहां से पर्टिकुलर चार्जेस को खत्म कर देगी। जहाँ पे लिखाई चाहिए वहां पे ये लेजर बीम एक्ट नहीं करेगी, वो उसी तरह ही पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखेंगे। टोनर को हमने नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है, वो टोनर जाके उस पी फोटो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज के ऊपर ये टोनर जाके चिपक जाएगा। फिर हमने पेपर को ज्यादा नेगेटिवली चार्ज किया और वो पी उठ के फिर पेपर पे आ गया, फिर रोलर चला और फिर हॉट प्रेशराइज्ड ब्लोअर के आगे वहां से पास होते हुए हमारे पास जो इमेज है, जो पर्टिकुलर कॉपी है हमारे पास आ जाए। ठीक है जी। सो दैट इज द पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर लेजर प्रिंटर। सो आप देख रहे हो कि मिलता जुलता ही प्रोसेस है एज कंपेयर टू फोटो कॉपी मशीन। सिर्फ यहाँ पे ये है कि हम लेजर बीम को यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर गाइडेड लेजर है ये, जो कि कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस कर रही है। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा लेजर प्रिंटर। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले एक बात याद रखिएगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे ट्रीट करेंगे। एरिया को हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका वेक्टर कौन सा होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो। तो एरिया के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और वो कैसे आता है, लेंथ इनटू विड्थ। ये हम पढ़ के आए कि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये अभी हम लेटर ऑन इसी टॉपिक के अंदर जाके आगे सीखेंगे कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी।
पहली बात तो ये होगी कि आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एरिया को हम एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट करने से पहले एक मिसाल दूंगा आपको। मिसाल लीजिएगा, मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक मिरर है, ग्लास है। मेरे पास एक ग्लास है, ग्लास प्लेट है, ग्लास की बनी हुई ये प्लेट है। ठीक हो गया? और मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास रेज ऑफ लाइट आ रही है। ये क्या है? ये रेज ऑफ लाइट हैं। तो मुझे बताइए, इस ग्लास को मैंने इन रेज ऑफ लाइट के बिल्कुल सामने रखा हुआ है ना, तो ये जो पर्टिकुलर रेज ऑफ लाइट हैं इस ग्लास को पार करते हुए निकल जाएंगी। ठीक हो गया जी? अब ये रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? इस पर्टिकुलर ग्लास को पास करके निकल गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 रेज ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर ग्लास प्लेट को क्रॉस करते हुए एक साइड से दूसरी साइड से बाहर आ चुकी हैं। अब हम सिमिलर केस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सीखने के लिए। मिसाल लीजिए, अब मैं कहता हूं कि मैंने एक सरफेस एज्यूम कर ली। मैंने क्या किया? एक सरफेस ले ली और मैंने उस पर्टिकुलर सरफेस को, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। उस पर्टिकुलर सरफेस को मैंने इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के सामने रख दिया बिल्कुल। तो ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं इस पर्टिकुलर सरफेस को क्या करेंगी? क्रॉस कर जाएंगी। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस करेंगी तो मैं कहूंगा कि अब इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। सेम एज पहली एग्जांपल में जिस तरह मैंने किया, वहां पे क्या लिया था? एक ग्लास प्लेट ले ली और मैंने कहा जी कि 3 रेज ऑफ लाइट इसमें से पास हो रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। वहां पे रेज ऑफ लाइट थी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं जो कि एक पर्टिकुलर सरफेस को क्रॉस करके जा रही हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। इस पर्टिकुलर सरफेस से क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए अब इसकी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स that passes through area placed in electric field is called electric flux. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कि उस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल मिसाल लीजिएगा, मैं कहता हूं जी कि एक मैंने एग्जांपल की, उसमें मैं कहता हूं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो क्रॉस कर रही हैं। कितनी जी? 2। तो आप क्या कहेंगे?
कि फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, क्योंकि कितनी कितनी लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 2। अब मैं एक और मिसाल करता हूं, इसमें मैं 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लेता हूं। अब ये मैंने 3 कर दिए। अब मुझे बताइए अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली अब पर्टिकुलर जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 नहीं रहेगा बल्कि 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही हैं वो 3 हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करेंगी उतनी ही मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर मैं इस एग्जांपल को मैच करूं अभी जो मैंने डेफिनेशन सीखी है उससे, क्या ये सेम टू सेम नहीं है? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही वो कह रहा है, दैट पासिस थ्रू एरिया, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में से पास होंगी, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। तो यहां पे दोबारा से अगर आप डेफिनेशन को देखें तो वो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू द एरिया, एरिया में से क्या करनी चाहिए? पास करनी चाहिए। अब एक और मिसाल लीजिएगा, जरा एक और मिसाल लीजिएगा। मैं कहता हूं जी कि मैंने वही ग्लास प्लेट ले ली, वही ग्लास प्लेट है, और पहले मैंने इसको ग्लास प्लेट को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ था। मतलब ये कि मैंने रेज ऑफ लाइट के बिल्कुल सामने रखा हुआ था, तो ये रेज ऑफ लाइट इस ग्लास प्लेट को क्रॉस करके निकल गई थी। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्लास प्लेट को अब सीधा सामने रखने के बजाय अगर मैं इसको सरफेस के ऊपर रख दूं, मतलब लेटा दूं, तो क्या ये रेज ऑफ लाइट इसको क्रॉस कर सकेंगी? नहीं, ये तो इसके ऊपर से गुजर जाएंगी। तो अब मैं क्या कहूंगा कि अब इस पर्टिकुलर ग्लास प्लेट से कोई भी रे ऑफ लाइट पास नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि अब तो मैंने इस ग्लास प्लेट को लेटा दिया है, तो जब मैं इसको बिल्कुल सरफेस के साथ टच कर दूंगा तो अब कोई भी रे ऑफ लाइट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। सिमिलर केस इज विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यही एज्यूम कर लें कि ये रे ऑफ लाइट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को एक पर्टिकुलर एरिया, एक सरफेस के सामने रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उसमें से क्रॉस कर रही थी। लेकिन अगर वो उसी पर्टिकुलर सरफेस को मैं ग्राउंड के साथ टच कर दूं, लेटा दूं, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर पा रही, उसके ऊपर से गुजर गई हैं। इस केस में मैं क्या कहूंगा कि इस केस में अब फ्लक्स क्या हो चुका है? 0। और इस केस में फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना था? 2। इस केस में क्या हो चुका है? 0। तो यहां से हमने ये सीखा कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो ये जरूरी है कि जो हम सरफेस ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल सामने पड़ी हो। अगर वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाती है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकेंगी। उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर हमने ये सीखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मैक्सिमाइज या फिर 0 देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया placed in that particular electric field।
कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रही हैं। अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया को उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हेल्ड कर दे, रख दें, अगर हम पैरेलल रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगी। उस केस में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया को जो कि हमने कंसीडर किया हुआ है उसको क्रॉस कर जाती हैं तो हम वहां पे कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी लूंगा क्योंकि नया टॉपिक है।